वेलकम टू एनसीजीसी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी पहली वीडियो से इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी दूसरी वीडियो लेके आया हूं। और हमने पहली वीडियो में सल्तनत पीरियड स्टार्ट किया था और सल्तनत पीरियड का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने स्लेव डायनेस्टी यानी दास वंश को पढ़ा था। दास वंश का अंत यानी स्लेव डायनेस्टी का 1290 में हुआ। इसके अंत किस तरीके के हुआ इसका एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो 1290 आते आते जो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर थे, जिनका नाम केकुबाद था, उनको पैरालिसिस हो जाता है और उनका बेटा उनके बिहाफ पर तख्त पर बैठता है, जिसका नाम क्यूमर्स होता है। और उस टाइम एक जलालुद्दीन खिलजी नाम का, जो बलबन के टाइम से ही पावरफुल हो चुका था, और वो उनका कत्ल करता है अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की मदद से और दिल्ली की तख्त पर बैठता है और नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है, जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लिबरल और जेनरस कहे गए। फिरोज खिलजी जो थे बहुत जेनरस थे, क्योंकि 70 साल की उम्र में तो ये बादशाह बने थे। वन ऑफ द ओल्डेस्ट किंग थे ये दिल्ली सल्तनत के। 70 की साल की उम्र में इन्हें तख्त मिला अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की। तो बहुत ही कहा जाता है कि बहुत लिबरल और जेनरस थे, किसी को भी आसानी से माफ़ कर दिया करते थे। इन्होंने अपनी कैपिटल किलो खैरी में बनाई। ये जितने मैं बोर्ड पे आपको लिखता हूँ, वो हर एक कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है कि फिरोज शाह खिलजी की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कैपिटल कहाँ थी। अब 70 साल इनकी उम्र थी। ये चाहते थे कि बची हुई जिंदगी सुकून से गुजारें, तो इन्होंने ज़्यादातर जितनी पोस्ट जो बलबन ने दी थी, उन्होंने किसी को भी हटाया नहीं, उनको उनकी पोस्ट पर काबिज रहने दिया। ये भी इनकी एक नाकामयाबी का सबब बना, इनकी नाकामयाबी का कारण बना कि इन्होंने किसी को हटाया नहीं। जो जिस पोस्ट पे था उसको उसी पोस्ट की जा। और जो इनका बाद में दामाद भी हुआ, वो भी इनकी पॉलिसी से काफ़ी खुश नहीं था। हुआ ये कि एक जगह विद्रोह को दबाने के लिए मलिक छज्जू नाम का एक शख्स था, जो बलबन का नेफ्यू होता था, उसने विद्रोह कर दिया। उसका विद्रोह दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी जब उसको विद्रोह को सक्सेसफुली दबा के लौट के आए, तो इनके चाचा ने उसको सज़ा ना देते हुए उसको उसका वेलकम किया एक किंग की तरह, और उसकी तारीफ की, उसको डिनर पे बुलाया। वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को लगने लगा था कि ये इस तरीके से रूल चल नहीं पाएगा, और उसने प्लानिंग शुरू कर दी अपने आप को पावरफुल करने की। तो ये ज़्यादा दिन रूल नहीं कर पाए। 1296 में ही इनके भतीजे ने इनको कत्ल कर दिया और खुद बादशाह बन गया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो 1290 से 96 तक का पीरियड जलालुद्दीन खिलजी का पीरियड था। और इनके बाद इनके बेटे अलाउद्दीन खिलजी, जो रहे तो सिर्फ 20 साल हुकूमत पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एरिया जीतने वाले ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड में सबसे बड़ा एरिया जीतने वाले, कैप्चर करने वाला बादशाह बना। ये वाहिद बादशाह था जिसने साउथ इंडिया को कैप्चर किया सल्तनत। तो इसका हम पहले जान लेते हैं कि बचपन का नाम अली गुरशब था। बाद में जब बादशाह बना तो अलाउद्दीन खिलजी के नाम से इसने हुकूमत चलाई। ये शुरू से ही तलवारबाजी वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, इसीलिए अपने चाचा की नज़रों में चढ़ा हुआ था। उनका बहुत ज़्यादा उस पर भरोसा किया करते थे, इसीलिए उन्होंने काड़ा का गवर्नर भी इनको बना दिया था। अब वक्त आ गया था 1296 का, वो वक्त जब जलालुद्दीन खिलजी के डिसीजन से सारे तुर्क नाराज़ रहते थे। खासकर जितने यंगस्टर थे उनको लगता था कि ये तो किसी को सज़ा देंगे ही नहीं, किसी भी विद्रोह करने वाले को भी माफ़ कर दिया करते थे, बड़ी से बड़ी सज़ा वाले को, यहाँ तक के डकैतों को, सबको माफ़ कर दिया करते थे। जिससे तमाम तुर्कों में एक तरह की बेचैनी थी कि ये किसी न किसी तरह से तुर्कों का खात्मा करके छोड़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अब हुकूमत मुझे अपने हाथ में लेना चाहिए, उसके लिए रेवेन्यू की ज़रूरत थी। उस टाइम दौलताबाद या देवगिरी का बादशाह हुआ करता था रामचंद्र। जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी और जिसको कोई टच करने की सोचता भी नहीं था। बहुत बड़ी फौज के साथ वो हुकूमत करता था, बहुत पावरफुल बादशाह था। इसने सोचा कि अगर इस पर कब्जा कर लिया जाए तो मेरे पास सफिशेंट रेवेन्यू हो जाएगा अपने अपने आप को नॉमिनेट करने के लिए बादशाह। तो इसने बिना बताए 8000 की फौज ली, जो अच्छे इसके पास घुड़सवार और जितने अच्छे सिपाही थे उनको लेके अचानक देवगिरी पर ये पहुंचा बिना तैयारी के। जब वो रामचंद्र के पास पहुंचे, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मेरे पर हमला भी कर देगा, वो भी इतनी कम फौज के साथ। तो 8000 की फौज से ही इसने रामचंद्र को हराया और वहां से अपार संपत्ति लेकर वापस लौटने लगा और बहुत बड़ा
बहुत बड़ा खजाना इसके साथ में उन्होंने रामचंद्र ने दिया और कहा कि हम हर साल आपको टैक्स भेजते रहेंगे उसके एवज में। और उस टाइम भी इसको इतना ज़्यादा पैसा मिल चुका था, पर इसको मालूम था क्योंकि ये बादशाह जलालुद्दीन खिलजी से परमिशन लिए बिना इस अभियान पर आया था, तो उसको ये डर था कि अब बादशाह इसको इसके बारे में सजा दे देगा। तो इसका एक भाई जो वहाँ मौजूद था, उसने उसको खत लिखा अपने भाई को और उससे कहा कि मेरी जलालुद्दीन खिलजी से मेरी माफ़ी करवा दो और उनसे कह दो कि मैं जो माल लेकर आया हूँ उनको देना चाहते हैं। अब सल्तनत में सबको मालूम था कि ये सल्तनत में सबको अंदाज़ा हो गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के इरादे क्या हैं, पर ये अपने भतीजे को भरोसा करते हुए पहुंच गए और वहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने इनको कत्ल किया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। अब इनके पास अभी भी बहुत चैलेंजेस थे क्योंकि कई जगह से विद्रोह होने का खतरा था। जलालुद्दीन खिलजी के खुद के बेटे भी विद्रोह कर सकते थे, तो उन सबको उसने वन बाय वन हराता गया और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को आगे बढ़ाना उसने शुरू किया। अब ये 1296 से और 1316 सेंचुरी तक इनका रूल रहा और चाइल्डहुड नेम इनका हमने जैसे बता दिया गुरशप था। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखिए कि जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हिस्ट्री बिल्कुल उस तरह नहीं है। फिल्मों का वाहिद मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है, तो फिल्म से हिस्ट्री पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है कभी आप वो सच मान लें कि जो फिल्म में दिखाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जैसा दिखाया गया है बिल्कुल वैसा फिल्म के जैसा वैसा नहीं था। तो हम इनके बारे में और बातें जानते हैं। तो ये पहला रूलर था जिसने रिलीजन्स को सेपरेट किया पॉलिटिक्स से। याद रखिएगा, फर्स्ट रूलर हु सेपरेटेड, ये फर्स्ट रूलर था हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो राजनीति से धर्म को हटा के इसने अपना राजकाज बनाया। अब हम इनके कार्यकाल को 3 रिफॉर्म्स के तौर पर पढ़ते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इनके 3 तरह से आते हैं। एक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी प्रशासनिक रिफॉर्म्स, दूसरा इनका मिलिट्री रिफॉर्म और तीसरा इनका मार्केट रिफॉर्म। तो अब हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बारे की तरफ चलते हैं। तो बादशाह बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान दिया और इनके 4 ऑर्डिनेंस या 4 अध्यादेश बड़े फेमस हैं। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के कौन से अध्यादेश या कौन अपने 4 अध्यादेश के लिए फेमस है। तो पहला अध्यादेश या पहला ऑर्डिनेंस ये था कि इन्होंने जो पेंशन्स और बेनिफिट्स अमीरों को दिए जाते थे उनको रोक दिए। उनको जो ज़मीन दी जाती थी और खालसा ज़मीन कहलाती थी, इनाम ज़मीन कहलाती थी, उस सबको उसने रोक दिया क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये कॉन्स्पायरेसी आगे बढ़े। जो अमीर थे वो कॉन्स्पायरेसी करते थे बादशाह के खिलाफ। पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा, उन अमीरों पे कंट्रोल करने के लिए स्पाई सिस्टम को बनाया, यानी जासूस, उसने अपने जासूस लगा दिए और जासूसों को बढ़ाया। तीसरा, इसने वाइन और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स पर पाबंदी लगा दी, यानी खुद भी शराब पीना इसने बादशाह बनने के बाद बंद कर दिया और दूसरों को भी शराब की पाबंदी लगा दी, शराब पर और जितने भी नशे की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा इसने सोशल गैदरिंग, नॉबल्स की सोशल गैदरिंग रोक दी। जितने भी नॉबल्स थे अगर उनको आपस में शादी भी करना होती थी तो बादशाह से परमिशन लेते थे, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग विद्रोह कर दें। इसका मेन मकसद था कि जितने भी विद्रोही हैं उनको समाप्त करना है और अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी को बढ़ाना है। याद रखिएगा कि इसी ने इसकी एक्सपेंशन पॉलिसी इसने साउथ इंडिया तक हिंदुस्तान के एक राज चलाया है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो इसके अलावा इसकी हम बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसने बनाया, दीवाने मुस्तखराज। ये क्वेश्चन पूछता है कि हु एस्टैब्लिश दीवाने मुस्तखराज। बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है दीवाने मुस्तखराज किसने बनाया और ये कौन सा डिपार्टमेंट था। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, राजस्व विभाग था, हिंदी में हम राजस्व विभाग कहते हैं। ये बनाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ये हमने आपको समरी बता दी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की। अब बात करते हैं मिलिट्री रिफॉर्म की और उसके बाद बात करेंगे मार्केट रिफॉर्म की। तो अब जहां तक बात है मिलिट्री रिफॉर्म की, तो ये पहला रूलर है जिसने कैश सैलरी देना स्टार्ट की। इससे पहले कैश सैलरी नहीं दी जाती थी, सिर्फ अनाज और लूटा हुआ माल में हिस्सा दिया जाता था। तो कैश सैलरी देने वाला पहला रूलर था। क्वेश्चन पूछा जाता है हु स्टार्टेड कैश सैलरी, तो कैश सैलरी देने वाला भी पहला बंदा अलाउद्दीन खिलजी था। और इनके बाद
पहली चीज इसने ये की। दूसरी, इसने अपनी मिलिट्री को और पावरफुल बनाने के लिए सारे मेजर्स लिए जितने हो सकते थे। इसने अपनी मिलिट्री के लिए चेहरा या हुलिया सिस्टम यानी ड्रेस कोड बनाया, जिसमें पूरे साजो सामान के साथ फौजी मैदान में उतरे, जिससे कैजुअलिटीज कम हो, ज्यादा से ज्यादा विक्ट्री हो सके। इसके अलावा एक डार्क सिस्टम, इसके नाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्क या ब्रांडिंग द हॉर्स किसने स्टार्ट किया। तो एक घोड़ों पर मोहर लगा दी जाती कि ये रॉयल हॉर्सेज है, इससे ताकि उनकी जो ब्रीड है वो पहचानी जा सके कि रॉयल हॉर्सेज है, अच्छी क्वालिटी की, और उनकी चोरी भी रुक सके। तो इस तरीके से इन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स किया। हाँ, ये कहा जाता है कि इन्होंने मिलिट्री वालों में सैलरी में सोल्जर्स को सैलरी कम दी, पर उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया। आगे हम मार्केट रिफॉर्म को देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल किया। अभी फिलहाल ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलरी देने वाला, ब्रांडिंग द हॉर्सेज, द डार्क सिस्टम और चेहरा या हुलिया सिस्टम। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट मार्केट रिफॉर्म्स। तो अब बात करते हैं इनकी मार्केट रिफॉर्म्स की। तो इनकी मार्केट इन्होंने नाम दिया बाजार अदल और सराय अदल। सराय अदल, अदल अरबिक में कहते हैं इंसाफ को या जस्टिस को, यानी इंसाफ का बाजार या द मार्केट ऑफ जस्टिस, न्याय का बाजार। तो ये न्याय का बाजार किस तरीके से था, तो इन्होंने पहले तो मार्केट को कम्योडिटीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया। इसकी हम डिटेल किसी और वीडियो में पूरी पढ़ेंगे, किस तरीके से इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी कम्योडिटीज बिकती थी। उनको मार्केट को डिवाइड कर दिया कि इस जगह पर ये चीज़ मिलेगी, तो कम्योडिटीज के हिसाब से मार्केट डिवाइड कर दी। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि कम्योडिटीज के रेट फिक्स कर दिए। इसका सीधा फंडा था कि ये गरीबों को बिल्कुल तंग नहीं करता था और अमीरों के पास इतना पैसा नहीं छोड़ता था कि वो विद्रोह कर सके उसके खिलाफ। तो गरीबों के लिए उसने काफ़ी रियायतें करी और उसमें उसने कम्योडिटीज़ के रेट फिक्स कर दिए, कौन कौन सी चीज़ किस किस दाम में बिकेगी, चाहे फसल अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके दाम इतने ही रहेंगे। इसके लिए मार्केट कंट्रोल के लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया, दीवान रियासत। इससे क्वेश्चन आता है कि हु एस्टैब्लिश दीवान रियासत, हु एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट दीवान रियासत। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ है। उसके नीचे शाहाना मंडी होता था, जो एक ऑफिसर होता था जो मार्केट को कंट्रोल करता था। इसने मार्केट के अंदर स्पाई का यूज़ किया और काफ़ी ज़्यादा सख्त इसने रूल बना दिए मार्केट में। अगर कोई ज़्यादा दाम में बेचता है तो उसकी सज़ा अलग थी। यहाँ तक कि अगर कोई कम तोलता है तो उसकी बॉडी का उतना स्लेश काट लिया जाए, उतना पार्ट उसकी बॉडी का काट लिया जाए जितने ग्राम उसने कम तोला है। तो उसके टेरर से मार्केट की काला बाजारी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया और गरीबों को काफ़ी राहत रही। अब ये तो बात इनकी मार्केट रिफॉर्म की हो गई। अब जल्दी से इनके कुछ कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से इनका अंत हुआ। कंस्ट्रक्शन तो इन्होंने काफ़ी करवाया है, सिर्फ हम जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरफ जाएंगे, जैसे अल्लाह दरवाज़ा, हौज खास, श्री फोर्ट, हजार सुतून महल और जमात खाना मौज। हजार सुतून महल अब एग्जिस्ट नहीं करता, ये ख़त्म हो चुका है, पर ये दिल्ली में था, इन्हीं का बनाया हुआ था। तो ये सारी इनके कंस्ट्रक्शंस की बात हो गई। इसके बाद अब देखते हैं कि इनकी जिंदगी का अंत किस तरीके से हुआ। पोएट थे हज़रत अमीर खुसरो। हज़रत अमीर खुसरो के बारे में एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, जो बहुत बड़े राइटर भी थे, पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, तबला और सितार का इन्वेंट किया है। तो हज़रत अमीर खुसरो के लिए एक अलग से पूरी वीडियो में लेके आऊँगा बहुत जल्द। इसके अलावा इन्होंने अमीर हसन देहलवी जैसे राइटर्स को भी संरक्षण दिया। अब बात करते हैं इनकी मौत। तो इनकी मृत्यु 1316 में हुई। अब एक शख्स जिसका जिक्र करना मैं भूल गया या कह दिए नहीं किया अब तक, वो थे मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ये एक ट्रांसजेंडर था, एक हिजड़ा था, जिसको इन्होंने 1000 दिनार में ख़रीदा था। कहा जाता है इनकी सफलता के पीछे इस 1000 दिनारी का काफ़ी हाथ रहा। जहाँ जहाँ ये अभियान पे भेजता था वहाँ ये सक्सेसफुल होकर वापस लौटता था। पर जब अलाउद्दीन खिलजी का आखिरी वक्त आया तो इसके अंदर खुद बादशाह बनने की ख्वाहिश पैदा होने लगी और कहा जाता है इसी ने जहर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। इसके बाद अब तो खिलजी को जहर दे दिया। उसके बाद उनके 6 साल के बेटे शहाबुद्दीन को बादशाह डिक्लेयर कर दिया और ख़ुद हुकूमत चलाने लगा। और इनके एक बेटे जिसका नाम मुबारक खान था, उनको जेल में बंद कर दिया। अब यहाँ जो अमीर थे, उन अमीरों ने उनको साथ देते हुए मलिक काफूर का कत्ल किया और इनको जेल से बाहर निकाला, मुबारक खान को बादशाह डिक्लेयर कर दिया।
अब 4 साल इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, इन्होंने कुछ लिबरल पॉलिसीज अपनाई, जैसे जो टैक्सेस बढ़ा दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टैक्स बढ़ा दिए थे क्योंकि उसको रेवेन्यू की ज़रूरत थी, तो उसने उन सबको दोबारा से घटाया। शराब दोबारा से शुरुआत करवा दी। कहा जाता है कि ये एक अय्याश किस्म का इंसान था और ये अपने साथ होमोसेक्सुअल लोगों को भी रखता था। काफ़ी कुछ इसके बारे में होता है, ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस ये बताया जाता है कि लास्ट रूलर की तरह कंसीडर किया जाता है खिलजी डायनेस्टी से। इनका भी एक वफादार था जिसका नाम था खुसरो खान, जो इनके साथ रहता था, और उसी ने 1620 में इनको कत्ल किया। ये कुल 17-18 साल का एक लड़का था, कम उम्र में बादशाह बन गया था, तो पूरी तरीके से अय्याशी में रहता था। कहा जाता है कि ये कभी कभी नेकेड होकर दरबार में आ जाया करता था। और इन्हीं का एक बहुत करीबी था खुसरो खान, उसने इनको कत्ल किया और इनको कत्ल करके ख़ुद को बादशाह डिक्लेयर कर दिया। कुछ दिन तक ये बादशाह रही और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, सिक्के भी ढलवाए। पर उन अमीरों में से एक थे जिनका नाम था गाजी मलिक, और गाजी मलिक ने इनका कत्ल किया और नई डायनेस्टी स्टार्ट की जिसका नाम था तुगलक डायनेस्टी। तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिसने सबसे लंबे टाइम रूल किया है, 94 ईयर्स तक दिल्ली पर रूल किया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।